द स्पाई पार्ट फर्स्ट। ओ मेरी गर्भवती हुई जो पाप के बिना, दुआ कर हमारे लिए जो तेरी शरण में आए हैं। आमीन। जब तू अपने विरोधी के साथ न्यायाधीश के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा ना हो कि वो तुझे न्यायाधीश के पास खींच ले जाए और न्यायाधीश तुझे अधिकारी को सौंपे और वो तुझे बंदी गृह में डाल दे। मैं तुझसे कहता हूँ कि तू तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा तब तक तू दमड़ी दमड़ी ना भर देगा। सत्य घटनाओं पर आधारित प्रस्तावना। प्रारंभ यहाँ से वो प्रारंभ है। पेरिस 15 अक्टूबर 1917। एंटोन फिशरमैन एवं हेनरी वेल्स अंतर्राष्ट्रीय समाचार सेवा हेतु। सुबह 5 बजे से कुछ देर पहले 18वां व्यक्तियों का एक दल, जिसमें अधिकतर फ्रांसीसी सेना के अधिकारी थे, पेरिस स्थित महिला कारावास सेंट लाज़ेर के दूसरे तल पर जा पहुंचा। उनका मार्गदर्शन लैंपों को जलाने के लिए हाथ में मशाल थामे कारावास का वार्डन कर रहा था। वो दल कोठरी नंबर 12 के सामने जाकर रुक गया। कारावास की बंदिनियों को देखरेख का दायित्व ईसाई भिक्षुणियों नन पर था। सिस्टर लियोनिल ने उस कोठरी का दरवाज़ा खोला और भीतर प्रवेश करते हुए सभी से बाहर ही ठहरने का आग्रह किया। दीवार पर एक दिया सलाई रगड़कर उन्होंने भीतर रखे लैंप को रोशन कर दिया। फिर उन्होंने एक अन्य भिक्षुणी को अपनी सहायता के लिए बुलवा लिया। अत्यंत ही सावधानी और स्नेहपूर्वक सिस्टर लियोनिल ने कोठरी में सोई हुई बंदनी को अपनी बाहों में समेट लिया। उस बंदनी ने कुछ इस प्रकार जागने का प्रयास किया मानो उसे किसी चीज में रुचि न रह गई। भिक्षुणी के कथन अनुसार जब वो जागी तो यूं लगा जैसे एक शांतिमय निद्रा से बाहर निकली हो। वो यह जानने के उपरांत भी शांत और स्थिर बनी रही है कि कुछ दिन पहले गणतंत्र के राष्ट्रपति से किया गया उसका राज क्षमा का निवेदन अस्वीकार कर दिया गया था। यह समझ पाना कठिन था कि वो निराश का अनुभव कर रही थी या मुक्ति के आभास का, जबकि अब सब समाप्त होने ही वाला था। सिस्टर लियोनिल के संकेत पर फादर अरबाऊ, कप्तान बाऊ कार्डन और उसके वकील मैत्रे क्लूने के साथ कोठरी के भीतर आ गए। बंदिनी ने अपने वकील को वो लंबा पत्र सौंपा जिसे लेने में उसने पूरा पिछला सप्ताह लगाया। साथ ही 2 बड़े लिफाफे भी दे दिए जिनमें अखबारों की कतरनें थीं। उसने अपनी लंबी काली जुराबें टांगों पर ऊपर तक खींच ली, जो उस परिस्थिति में बहुत बेढंगी प्रतीत हो रही थी, और फिर रेशमी फीतों से सजे ऊंचे एड़ी वाले जूते पहन लिए। वे चारपाई से उठकर कोठरी के कोने में लगी खूंटी की तरफ बढ़ी, जिस पर एक जमीन को छूता रोएदार कोट टंगा था। उस कोट की बाहों और गर्दन के किनारे पर किसी जानवर, शायद लोमड़ी की खाल के रोए लगे हुए थे। उसने कोट को उस रेशमी किमोना के ऊपर पहन लिया जिसे पहनकर वो सो रही थी। उसके काले बाल उलझे हुए थे। उसने सावधानीपूर्वक उन्हें ब्रूस से संभारा और गर्दन के पीछे बांध दिया। सर पर उसने एक ऊनी टॉप पहनी और रेशम की डोरी से उसे अपनी डोरी
के नीचे बांध दिया ताकि जहां उसे खुले में खड़ा करने ले जाने वाला था वहां हवा से वो उतार ना सके। धीमे से झुककर उसने एक जोड़ी चमड़े के काले दस्ताने उठा लिए। नी फिर आ, फिर फिर निर्लिप्त भाव से नव आगंतुकों की ओर मुड़ी और शांत स्वर में बोली, मैं तैयार हूँ। सेंट लज़ारे कारावास की उस कोठरी से निकलकर सब उस प्रतीक्षा करती चालू इंजन वाली गाड़ी की तरफ बढ़ गए जो उन्हें गोली चलाने वाले दस्ते तक ले जाने वाली थी। गाड़ी तेजी से सोते हुए शहर की सड़कों से होती हुई काशिराना काशिराना दे विंसेंस बैरकों की तरफ निकल पड़ी। कभी वहाँ एक किला खड़ा था जिसे सन 1817 में जर्मन वासियों ने नष्ट कर दिया था। 20 मिनट बाद गाड़ी रुकी और सब उससे उतर गए। माता हरी सबसे अंत में उतरी। बद के लिए सैनिक पहले से ही कतार में खड़े थे। गोली चलाने वाले दस्ते से 12 जो वे सैनिक थे। दस्ते के अंत में हाथ में नंगी तलवार थामे एक अधिकारी खड़ा था। फादर अरवाऊ के दोनों ओर बिच्छूनियों खड़ी थी और वो दंडित बंदनी से बात कर रही थी। तभी एक फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट आया और एक सफ़ेद कपड़ा बिच्छूनी को पकड़ते हुए बोला, कृपया इनकी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए। ये बांधना जरूरी है क्या? माता हरी ने कपड़े को देखकर पूछा। मैत्रे क्लूने ने लेफ्टिनेंट की ओर प्रश्न भरी दृष्टि डाली। अगर मैडम नहीं चाहती तो ये जरूरी नहीं है, लेफ्टिनेंट ने उत्तर दिया। माता हरी के ना तो हाथ बांधे गए ना ही आंखों पर पट्टी बांधी गई। वो खड़ी हुई एकटक अपने जल्लादों को देखती रही। फादर बिच्छूनियों और उसका वकील अलग हट कर खड़े हो गए। गोली चलाने वाले दस्ते का कमांडर, जिसकी दृष्टि अपने सैनिकों पर थी ताकि कोई भी अपनी राइफल की जांच ना करे। ऐसी प्रथा थी कि एक राइफल में नकली कारतूस भर जाता था जिससे सब ये दावा कर सकें कि जिस कारतूस से वध हुआ वो उसकी राइफल से नहीं चलाया गया था। अब राहत का आवाज़ कर रहा था, शीघ्र यह प्रक्रिया पूरी होने वाली थी। तैयार? सभी 12 सैनिक कंधे पर अपनी राइफल टिकाए सख्ती से खड़े हो गए। माता हरी अचल खड़ी रही। अधिकारिया वहां खड़ा हो गया जहां से सब सैनिकों की दृष्टि उस पर पड़ रही थी। उसने अपनी तलवार ऊपर उठा ली। निशाना। उनके सामने खड़ी औरत भयहीन और निश्चल खड़ी रही। अधिकारियों की तलवार हवा को चीरते नीचे की ओर आई। फायर। सभी राइफल ने एक सी गूंज के साथ कारतूस उगल दिए और उनसे निकले धुएं के हल्के फायर क्षितिज पर उगते सूरज की लालिमा में रंग गए। इसके तुरंत बाद ही सैनिकों की राइफल लयबद्ध तरीके से जमीन पर आ टिकी। क्षण भर को माता हरी सीधी ही खड़ी रही। उसकी मौत उस तरह नहीं हुई जैसे चलचित्रों में गोली लगने के बाद लोगों की हुआ करती है। वो ना आगे की ओर गिरी ना पीछे की ओर, ना ही उसने अपनी बाहें ऊपर या इधर उधर फेंकी। वो अपने आप पर ही धराशायी हो गई। सर सीधा था, आंखें अब भी खुली थी। एक सैनिक सुध-बुध हो बैठा। फिर उसके घुटने निष्प्राण होकर मुड़ गए और शरीर दाईं ओर लुढ़क गया। टांगें रोएदार कोट के नीचे मुड़ी थी और वो नीचे निष्क्रिय पड़ी थी। चेहरा ऊपर स्वर की ओर ताक रहा था। एक तीसरे अधिकारी ने अपनी छाती पर बांधे पिस्तौल
दान से पिस्तौल निकाली और एक लेफ्टिनेंट के साथ मध्य शरीर के पास पहुंच गया। झुककर उसने पिस्तौल की नाल मृत जासूस की कनपटी के समीप तक ही रखी, ये सावधानी बरतते हुए कि नाल उसकी त्वचा को ना छू सके। फिर उसने घोड़ा दबा दिया। गोली मृतक के भेजे को चीरती हुई निकल गई। वो उठकर उपस्थित लोगों की ओर मुड़े और गंभीर स्वर में बोला, माता हरि मर चुकी हैं। भाग 1। प्रिय श्रीमान क्लूनी, मैं नहीं जानती कि इस सप्ताह के अंत तक क्या हो जाएगा। मैं हमेशा से एक आशावादी महिला रही हूँ, मगर समय ने मुझे अकेलेपन, विषाद और दुख से भर दिया है। अगर सब वैसा होता है जिसकी मैंने आशा की है, तब तो आपको यह पत्र कभी प्राप्त न होगा। मुझे क्षमा मिल चुकी होगी। आखिर मैंने अपना जीवन प्रभावशाली लोगों से मित्रता विकसित करने में व्यतीत किया है। मैं पत्र को संभाल कर रखूंगी ताकि किसी दिन मेरी इकलौती बेटी इसे पढ़ सके और उसकी माँ कौन थी यह जान सके। परंतु अगर मैं गलत साबित हुई तो इन पन्नों को संभाल कर रख जाएगा, जिन्होंने इस पृथ्वी पर मेरे बिताए कुछ अंतिम सप्ताह ले लिए हैं। इसकी मुझे जरा भी आशा नहीं है। मैं हमेशा से ही यथार्थवादी रही हूँ और जानती हूँ कि एक बार किसी मामले का निर्धारण हो जाए तो वकील बिना हिचक दूसरा मामला हाथ में ले लेते हैं। मेरे मामले के निर्धारण के बाद क्या होगा, इसकी कल्पना मैं कर सकती हूँ। आप बहुत व्यस्त व्यक्ति हो जाएंगे। एक युद्ध अपराधी का बचाव करने के कारण कुख्याति ही आपको प्राप्त होगी। कई लोग आपका दरवाजा खटखटाएंगे, आपकी सेवाएं प्राप्त करने की विनती करेंगे, क्योंकि हार के पश्चात भी आप बहुत लोकप्रियता अर्जित कर लेंगे। आप पत्रकारों से मुलाकात करेंगे जो घटना पर आपका प्रारूप जानने में रुचि दर्शाएंगे। आप शहर के सबसे महंगे रेस्तराओं में भोज करेंगे और आपको लोग यहाँ तक कि आपकी सामान्य पदधारी भी सम्मान एवं ईर्ष्या की दृष्टि से देखेंगे। आप जान जाएंगे कि मेरी विरुद्ध कभी कोई ठोस प्रमाण था ही नहीं, केवल दस्तावेज थे जिनके साथ छेड़छाड़ हुई। परंतु आप कभी सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार नहीं करेंगे कि आपने एक निरपराध महिला की मृत्यु के हाथ सौंप दिया। निरपराध शायद यह उचित शब्द नहीं है। मैं कभी निरपराध नहीं थी, तब भी नहीं जब आपने इस प्रिय शहर में मैंने अपना पहला कदम रखा था। मुझे लगता था कि जिन्हें राष्ट्र के गोपनीय भेद जानने की अभिलाषा थी, उनसे मैं चालाकी से काम निकलवा सकती हूँ। मुझे लगता था कि जर्मन, फ्रांस, अंग्रेज, स्पेनी और कोई भी मुझे प्रभावित हुए बिना रह ना सकेगा। परंतु फिर भी अंत में मेरे ही साथ चालाकी का खेल खेला गया। जो अपराध मैंने किए थे उनसे मैं बच निकली, जिनमें सबसे बड़ा अपराध यह था कि पुरुषों द्वारा शासित इस संसार में मैं एक बंधन मुक्त स्वतंत्र महिला के रूप में जी रही थी। मुझ पर गुप्तचरी का आरोप लगाया गया। हालांकि अगर मैंने किसी चीज़ का सौदा किया तो वो भी कुछ समाज में होने वाली गपशप। हाँ, मैंने उस गपशप को गोपनीय भेद में परिवर्तित कर दिया था, क्योंकि मुझे दौलत और ताकत की चाह थी। पर वो सब जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाए हैं, अब अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने कुछ भी ऐसा उजाड़ कर नहीं किया जो नया रहा हो। बड़े शर्म की बात है कि कोई ये जान ना पाएगा। ये लिफाफे किसी धूल भरी फाइलों की अलमारी में पहुंच जाएंगे, जो मामले की सुनवाई के दस्तावेजों से पटी होगी। शायद अब आपके उत्तराधिकारी यह उनके उत्तराधिकारी पुराने मामलों के दस्तावेज को फेंककर अलमारी में जगह बनाना चाहेंगे तो ये भी निकल आएंगे।
मगर तब तक दुनिया मेरा नाम जाने कब तक भूल चुकी होगी। मैं यह इसलिए नहीं लिख रही कि लोग मुझे याद रखें, मैं तो स्वयं ही सब समझने का प्रयत्न कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ कि एक महिला इतने वर्षों तक हर वो चीज़ पाती रही जिसकी उसने इच्छा, और जरा सी बात पर उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। इस पल जब मैं अपने जीवन के पीछे देख रही हूँ, तब ज्ञात हो रहा है कि स्मृति एक नदी है जो हमेशा पीछे की ओर ही बहती है। स्मृतियों तरंगों से भरी होती है, जहाँ आपने के अनुभव की आकृतियाँ मात्र एक छोटे अंश और महत्वहीन आवाज़ द्वारा आपको घुटन से भर देने में सक्षम होती है। मेरी कोठरी तक आती रोटी पकने की महक मुझे उन दिनों में ले जा रही है जब मैं कॉफ़ी घरों कैफ़े में स्वतंत्र विचरण किया करती थी। अपनी मृत्यु के भय और इस अकेलेपन से अधिक असहनीय पीड़ा मुझे ये स्मृतियाँ पहुँचाती हैं। स्मृतियाँ अपने साथ एक शैतान लेकर आती हैं, जिसे उदासी कहते हैं। ओह! एक ऐसा क्रूर राक्षस जिससे बच पाना मेरे लिए संभव नहीं। किसी बंदनी के गीत के कानों तक आती स्वर, किसी ऐसे प्रशंसक की मुट्ठी भर पत्र जो उनमें से नहीं था, जो मेरे लिए कभी गुलाब और चमेली के फूल लाया करते थे। किसी शहर के ऐसे दृश्य की तस्वीर जिसकी मैंने तब कभी प्रशंसा नहीं की थी, जब मेरे पास यहाँ और उस देश की जहाँ मैं कभी गई थी। बस यही स्मृतियाँ शेष बची हैं। स्मृतियाँ हमेशा जीत जाती हैं, और उनके साथ एक अन्य दानव आ जाता है जो उदासी से अधिक भय है, पश्चाताप। इस कोठरी में केवल यही अकेला मेरा साथी है, सिवाय तब जब कभी कभार सिस्टर्स बातचीत करने आती हैं। वो ना ईश्वर की बातें करने का प्रयास करती हैं, ना ही समाज द्वारा मुझ पर लगाए आरोप चमड़ी के पाप की वतृष्णा करती हैं। आमतौर पर वो 2-4 शब्द ही कहती हैं, और बस मेरे मुख से स्मृतियाँ फूट पड़ती हैं, मानो मैं समय से पीछे लौटकर स्मृति को पीछे की ओर बहती नदी में गोता लगाने को आतुर हूँ। इनमें से एक ने मुझसे पूछा था, अगर ईश्वर ने तुम्हें एक अवसर और प्रदान किया, तो क्या तुम कुछ अलग करना चाहोगी? मैंने हाँ तो कह दिया, परंतु सच्चाई तो यह है कि मैं नहीं जानती हूँ तो बस इतना कि अब जो मेरा हृदय है वो सुनसान है। उसमें केवल उन्माद, उत्साह, एकाकीपन, शर्म, गर्व, विश्वासघात और उदासी का ही वास है। मैं इनमें से किसी एक से भी अलग नहीं हो पा रही, तब भी नहीं जब स्वयं की दयनीय स्थिति पर मैं चुपचाप आंसू बहाया करती हूँ। मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसका जन्म गलत समय में हुआ, और इसे सुधारने के लिए कुछ भी किया नहीं जा सकता। मैं नहीं जानती कि भविष्य मुझे याद भी रखेगा, पर अगर रखे तो वो मुझे कभी पीड़ित के रूप में याद ना करे तो किसी ऐसी औरत की तरह जो हिम्मत से आगे बढ़ती रही, जिसने निडर होकर अपनी कृत्यों की वो कीमत चुकाई जो उसे अदा करनी थी।